हेलो। तो जिस किसी ने गलती से या फिर फर्स्ट टाइम क्लिक कर दिया है उसको मैं ये बता दूं कि ये ऑडियो बुक्स की सीरीज़ है जिसके अंदर मैं ए सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर इसकी फर्स्ट बुक गेम ऑफ थ्रोन्स के चैप्टर सुनाता हूँ, वो भी हिंदी में। और इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि ये भी हिंदी में डब नहीं है और मुझे लगता है कि मेरी तरह और कोई भी होगा जिसको हिंदी में सुनने में इंटरेस्ट होगा पर डब नहीं है, इसलिए मैं डब करता हूँ। तो ये है ऑडियो बुक का एपिसोड नंबर 11 और बुक का चैप्टर नंबर 6 जिसका टॉपिक है कैटलीन। तो वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी स्पॉइलर के। तो स्टोरी में चल रहा था जॉन स्नो ग्रेट हॉल ऑफ विंटरफेल में दारू पीता है और फिर वहाँ पे थोड़ी बेकी बातें करता है, फिर थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है जिससे रोना आ जाता है और वो बाहर चला जाता है। वहाँ से बाहर उसको टीरियन लैनिस्टर मिलता है, वो उसको सिखाता है कि दुनिया के साथ में कैसे डील करें। तो अब इससे आगे विंटरफेल के सारे कमरों में से कैटलीन का बेडरूम हमेशा बाकी सबसे ज़्यादा गर्म रहता था क्योंकि कैटलीन उसमें एक तरफ आग जला के रखती थी। यह कमरा नेचुरल हॉट स्प्रिंग के पास में था, यानी कि एक गर्म पानी के झरने के पास। इस कमरे की दीवारों में पाइप्स का कुछ ऐसा सिस्टम था जिससे कि उसके अंदर उस गर्म झरने का पानी बहता था, जैसा कि किसी आदमी के शरीर की नसों में खून बहता हो वैसा। ये गर्म पानी उस कमरे की दीवारों के पत्थरों को ठंडा होने से रोकता था और रूम में भी काफ़ी गर्मी ला के रखता था। कमरे के बाहर एक छोटा सा पूल था जिसके अंदर नेचुरली जमीन से गर्म पानी निकलता था और दिन रात उस गर्म पानी की उससे भाप निकलती थी। यही दोनों वो चीजें थी जो कैटलीन के लिए इतने बड़े विंटरफेल में विंटर के अंदर समर लेके आती थी और डेथ के बीच में लाइफ का एक साइन देती थी। कैटलीन के बाथरूम की दीवारें भी काफी गर्म और वो हमेशा भाप से भरा रहता है। ये सब चीजें उसे रिवरन की याद दिलाती है जब वो, लाइसा और इसका भाई एंडमर ये तीनों वहां पर हमेशा खेलते रहते थे। लेकिन नेड को ये गर्मी ज्यादा कुछ पसंद नहीं, शायद स्टार्क्स बने ही ठंड के लिए ही है। इसलिए वो हमेशा कैटलीन को इस बारे में कहता है शायद हमने हमारा बेडरूम गलत जगह पर बना लिया या फिर इसके पास में ये नेचुरल हॉट स्प्रिंग नहीं होना चाहिए था। इस बात को सुनकर हमेशा कैटलीन जोर जोर से हंसने लग जाती थी। इतनी देर से नेड और कैटलीन दोनों अपने बेड पर थे। अब नेड उस बेड से नीचे उतरता है जैसा कि हजारों टाइम वो पहले उतरा था। इससे नेड अब खिड़की की तरफ जाता है और एक एक करके सारे पर्दे हटा देता है जिससे कि कम कपाने वाली ठंडी हवा खिड़की से अंदर आनी शुरू हो जाती है। नेड खिड़की के सामने खड़ा होकर बाहर की तरफ देख रहा होता है, लेकिन बाहर देखने के लिए केवल रात का घना अंधेरा होता है और महसूस करने के लिए वहाँ से आ रही ठंडी हवा जो उसके मुंह से टकराकर अंदर रूम की तरफ आ रही होती है। इस हवा से रूम थोड़ा ठंडा हो जाता है, इसलिए कैटलीन अपना फर से बना हुआ कोट वापस पहन लेती है। कैटलीन अब नेड की तरफ देखती है। नेड अभी भी उस खिड़की के पास में खड़ा होकर उस ठंडी हवा में काले अंधेरे को घूर रहा होता है। लेकिन कैटलीन को नेड आज थोड़ा छोटा और ज़्यादा प्रीशियस दिख रहा होता है, जैसा कि वो अपनी शादी के टाइम रिवरन के सेप्ट में था। लेकिन अब उस बात को लगभग 15 साल बीत चुके हैं। मुझे उसे मना कर देना चाहिए, नेड ने पीछे मुड़कर कैटलीन की तरफ देखते हुए कहा। नेड की आंखों में थोड़ा अजीब सा डर था और उसकी आवाज़ काफ़ी भारी और दबी हुई थी। कैटलीन अपने बेड पर ऊपर की साइड हुई और उसने कहा, नहीं, तुम्हें मना नहीं करना चाहिए। मेरी ड्यूटीज़ यहाँ पर नॉर्थ में है और मेरी कोई इच्छा नहीं है रॉबर्ट के हैंड बनने की, नेड ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा। वो इस बात को नहीं समझेगा, वो अभी किंग है, कोई आम आदमी नहीं। अगर तुम उसे मना करते हो तो वो वंडर करेगा कि आखिर तुम क्यों मना कर रहे हो, और अभी या फिर बाद में धीरे धीरे वो तुम पे शक करना शुरू कर देगा कि कहीं तुम उसे अपोज तो नहीं करने वाले हो या फिर उसके सामने रेबेलियन तो नहीं खड़े करने वाले हो। इस तरह धीरे धीरे तुम पूरे नॉर्थ को और हम सभी लोगों को इस डेंजर में डाल दोगे। अब नेड ने अपना सिर एक तरफ मोड़ा और इस बात में बिलीव करने से मना करते हुए कहा, रॉबर्ट मुझे और मेरे किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाएगा। हम दोनों 2 भाइयों से भी ज़्यादा क्लोज हैं। अगर मैं उसे मना करता हूँ तो वो मुझ पर गुस्सा हो जाएगा और मुझे जोर से डांटेगा, थोड़ी गालियाँ भी दे देगा, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते में वो ये सब चीज़ें भूल जाएगा और तुम हम दोनों को वापस हंसते हुए बातें करते हुए देखोगे। मैं उस आदमी को अच्छे से जानता हूँ कैटलीन, तुम उस आदमी को अच्छे से जानते हो, न कि उस राजा को। राजा तुम्हारे लिए भी नया है। कैटलीन के दिमाग में अभी वो मरा हुआ डायरवुल्फ आ रहा था जिसके गर्दन में सिंग घुसे हुए थे। ये कोई बड़ा अपशकुन था। अब कैटलीन कड़क आवाज में बोली, माय लॉर्ड, हर राजा के लिए प्राइड ही सब कुछ होता है और रॉबर्ट ठेठ किंग्स लैंडिंग से विंटरफेल तुम्हें मिलने के लिए आया जिससे कि तुम्हें ये ऑनर दे सके, और तुम हो जो उसके ऑनर को उसी के मुंह पे मार रहे हो। इस पर नेड थोड़ी कड़वी मुस्कुराहट के साथ में बोला, सच में ऑनर?
हाँ और नहीं तो क्या, मैंने उसकी आंखों में देखा है। और तुम्हारी आंखों में क्या है? मेरी आंखों में भी वही है, कैटलिन ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। अब कैटलिन कहने लगी, पर तुम्हें यह सब क्यों नहीं दिखता? उसने उसके लड़के जोफ्री को हमारे सांसा के लिए शादी के लिए ऑफर किया है। अब तुम इसे क्या कहोगे? सांसा किसी दिन क्वीन बनेगी और उसके लड़के द वॉल से लेकर माउंटेन्स ऑफ डॉन तक राज करेंगे सातों किंगडम पर तुम क्यों मना कर रहे हो इन सब चीजों के लिए? अब नेड स्टार्क बोलने लगा, अरे भगवान कैटलिन, सांसा तो केवल अभी 11 साल की है, और जोफ्री तो। अभी नेड ने अपनी बात खत्म ही नहीं की थी, इतने में कैटलिन बीच में बोल पड़ी, जोफ्री क्राउन प्रिंस है और आयरन थ्रोन का उत्तराधिकारी। और अगर तुम्हें याद हो तो मैं केवल उस टाइम 12 साल की थी जब मेरे फादर ने तुम्हारे भाई ब्रेंडन के लिए मेरी शादी फिक्स की थी। अब ये सुनकर नेड के मुंह पर थोड़ी कड़वाहट आ गई। उसने कहा, ब्रेंडन, हाँ ब्रेंडन, वो तो हमेशा से जानता था उसको क्या करना चाहिए, उसने वही किया। ये सब उसी का तो है, ब्रेंडन का, तुम, विंटरफेल, सब कुछ। वो तो जन्मा ही किंग हैंड बनने के लिए था और क्वींस का फादर बनने के लिए, और मैंने कभी भी नहीं चाहा कि ये जिम्मेदारी का कप मेरे पास में आ जाए उससे। अब कैटलिन ने कहा, हाँ शायद नहीं, पर अब ब्रेंडन मर चुका है और जिम्मेदारियों का कप तुम्हारे पास में आ गया है। अब तुम चाहो या न चाहो तुम्हें इन सब जिम्मेदारियों को पीना ही पड़ेगा इससे। अब नेड पीछे की तरफ मुड़ गया और वापस उस खिड़की के पास में जाके खड़ा हो गया और बाहर घूरने लगा अंधेरे को। शायद वो मून को देख रहा था, या फिर शायद स्टार्स को, या फिर दीवार के उस पार वहां पर क्या है वो ये जानने की कोशिश कर रहा था। अब कैटलिन को भी रियलाइज हुआ कि इनकी बहस थोड़ी ज्यादा हो गई है। अब उसने खुद को सॉफ्ट करने की कोशिश की। लॉर्ड एडा स्टार्क को अपने भाई के मरने की वजह से रिवाज के अनुसार कैटलिन से शादी करनी पड़ी, लेकिन अभी भी इन दोनों के बीच में उसके मरे हुए भाई की छाया थी। इन दोनों के बीच में एक और छाया थी जिसे केवल कैटलिन ही महसूस कर सकती थी, और वो थी बास्टर्ड जॉन स्नो की मदर की, जिसका न तो कैटलिन को नाम पता है न उसको कभी देखा, लेकिन उसके बारे में सोचने से ही कैटलिन के मन में कड़वाहट आ जाती है। अब कैटलिन पीछे से जाकर नेड को कुछ कहकर उसका मूड हल्का करने का सोच ही रही थी, इतने में किसी ने डोर पर नॉक किया। नॉक काफी जोर से और अनएक्सपेक्टेड था। अब नेड पीछे मुड़कर जोर से बोला, कौन है? एक जानी पहचानी आवाज उस डोर से आई। माय लॉर्ड, मास्टर लुइन आपको देखना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। क्या तुमने उनको बताया नहीं कि मैं रात को किसी से मिलना नहीं चाहता? हाँ महाराज, मैंने उन्हें बताया था, लेकिन वो कह रहे कुछ ज्यादा जरूरी काम है। अच्छा, वह उन्हें अंदर भेजो। नेड ने इतनी देर से कुछ पहन नहीं रखा था। अब वो अपने बेड की तरफ गया और अपने भारी से कोट को ओढ़ा। कैटलिन ने भी रियलाइज किया कितनी ठंड हो गई है कमरे में। उसने अपने फर से बने हुए कोट को कड़क पहना और कहने लगी, शायद हमें खिड़की बंद कर देनी चाहिए। नेड ने कुछ सोचते हुए हाँ में सिर हिलाया। अब मास्टर लुइन अंदर आ गए। मास्टर लुइन एक छोटे से ग्रे आदमी थे, जिनकी ग्रे आइज ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर देखने के लिए जल्दी जल्दी मूव कर रही थी। उनके हेयर भी काफ़ी ग्रे थे और कुछ एक बचे थे सर पर। शायद उनकी इतनी एज हो गई थी, कुछ एक साल के बाद में वो मरने वाले हैं। उन्होंने ग्रे कलर का रोब पहन रखा था जिसके ऊपर वाइट कलर की नक्काशी की हुई थी। ये सारे स्टार्क्स के कलर थे। उनके उस कपड़े की भारी और लंबी स्लीव्स थी जिनके अंदर काफ़ी सारी पॉकेट्स थी। उन स्लीव्स के अंदर हमेशा कुछ न कुछ रहता था, जैसे बुक्स, किसी का मैसेज, अजीब अजीब चीज़ें, या फिर चिल्ड्रंस के खेलने के लिए टॉयज। ये सब चीज़ें उनकी स्लीव्स में छिपी रहती थी। लेकिन कैटलिन के लिए यह थोड़ी वंडर की बात थी कि इतनी सारी चीज़ें और इतने एज्ड होने के बाद में भी मास्टर लुइन अपने हाथों को ऊपर कैसे उठा पाते हैं। मास्टर लुइन तब तक खड़े रहे और कुछ भी नहीं बोले जब तक उनके पीछे से गेटकीपर ने बाहर से गेट बंद नहीं कर दिया। अब वे नेड से बोले, माय लॉर्ड, मुझे माफ़ करना, पर मेरे पास में आपके लिए कुछ मैसेज है। नेड ने थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा, पर किसने भेजा? शायद कोई राइडर था क्या? मुझे तो इसके बारे में नहीं बताया गया। नहीं, कोई राइडर नहीं था माय लॉर्ड। अभी मैं अपनी ऑब्जर्वेटरी की टेबल पर थोड़ी देर के लिए सो गया था, इतने में वहाँ पर एक वुडन का बना हुआ बॉक्स पड़ा था। मेरे सर्वेंट ने भी किसी को अंदर आते हुए नहीं देखा। पता नहीं कौन लेके आया इसको अंदर। शायद कोई किंग की पार्टी का ही आदमी होगा, क्योंकि इनके अलावा तो साउथ से कोई आया भी नहीं है। कैटलिन ने थोड़े चौंकते हुए कहा, क्या कहा मास्टर आपने? एक लकड़ी का बना हुआ बॉक्स? हाँ माय लेडी, उस बॉक्स के अंदर 2 जांच पड़ताल करने वाले लेंस थे जो शायद मेयर से लाए गए।
अब इन बातों से नेड थोड़ा इरिटेट हो रहा था। कैटलिन भी जानती थी अब उसके अंदर थोड़ा सा पेशेंस बचा है। अब नेड ने कहा, कोई लेंस? पर मुझे क्या करना है इन सब चीज़ों से? अब मास्टर लुइन गंभीरता से बोले, मेरे दिमाग में भी यही आया था, लेकिन वहां पर इसके अलावा भी कुछ चीज़ थी जो आपको देखनी चाहिए माय लॉर्ड। अब कैटलिन ने अपना फर से बना हुआ कोट सही किया और ठिठुराते हुए कहा, लेंस तो वो इंस्ट्रूमेंट होता है ना जो हमें अच्छे से बारीक चीज़ों को देखने में मदद करता है। मास्टर लुइन ने कहा, हाँ माय लेडी। अब उन्होंने अपने गले पर पड़ी हुई चेन को सही किया। चेन काफ़ी भारी और उनके रोप पर पड़ी हुई थी, जिसकी हर एक कड़ी अलग अलग मेटल से बनी हुई थी। अब कैटलिन के अंदर भी थोड़ा सा ही पेशेंस बचा था। उसने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, कोई हमें इन सब चीज़ों से क्या क्लियर दिखाने की कोशिश कर रहा है? अब मास्टर लुइन ने कहा, मेरे दिमाग में भी यही आया था महारानी। अब उन्होंने अपनी स्लीव्स की पॉकेट्स में से एक छोटे से लेटर को पकड़ के निकाला और कहने लगे, ये मैसेज भी मुझे उसी बॉक्स के अंदर से मिला जहाँ पर लेंस था, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है महाराज। नेड ने अपना हाथ आगे किया और बोला, लाओ मुझे दे दो फिर। मास्टर लुइन नीचे की तरफ झुके और कहा, माफ़ करना मुझे महाराज, पर ये आपके लिए भी नहीं है। ये केवल लेडी कैटलिन के लिए, और वो भी उनके अकेले देखने के लिए। क्या मैं उन्हें दे दूं? कैटलिन ने कुछ गहरा सोचते हुए हाँ में सिर हिलाया। इस पर मास्टर लुइन ने उस लेटर को बेड के पास में पड़े हुए टेबल पर रख दिया। उस लेटर पर एक छोटी सी ब्लू कलर की वैक्स का सील लगी हुई थी। अब मास्टर लुइन नीचे की तरफ झुके और बाहर की तरफ जाने लगे। नेड ने कमांड किया, यहीं पर रुक जाओ। उसकी आवाज़ थोड़ी भारी थी। अब उसने कैटलिन की तरफ देखा और कहा, क्या है ये, और तुम इतनी कांप क्यों रही हो? कैटलिन ने थोड़े डरते हुए कहा, मुझे ये कुछ सही नहीं लग रहा। अब कैटलिन उस टेबल के पास में गई और धूसते हुए हाथों से उस लेटर को पकड़ा। अब उसके फर से बना हुआ कोट भी नीचे गिर गया था। उस ब्लू वैक्स पर मून और फाल्कन का साइन था, जो कि हाउस एरे का है। कैटलिन ने हस्बैंड की तरफ देखते हुए कहा, यह तो लाइसा ने भेजा है, और मैं इसे बिना खोले महसूस कर सकती हूँ। ये कोई खुशी का पैगाम नहीं है, इसमें दुख और खतरा छिपा हुआ है, जिसे नेड में फील कर सकती हूँ। अब नेड ने थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा, वाह चलो इसको खोलो। अब कैटलिन ने उस लेटर की सील को खोल दी और अंदर आए हुए मैसेज को पढ़ने की कोशिश की। फर्स्ट में तो उसे इन सब का कोई सेंस बनते हुए नहीं दिखा, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया और उसने कहा, लाइसा ने इसको बड़ी चतुराई से लिखा है। उसने कोई भी चांस नहीं लिया है कि किसी को इसके बारे में पता चल जाए। नेड, जब हम दोनों छोटी लड़कियां थी तब हमारी एक प्राइवेट लैंग्वेज थी जिसे केवल मैं और वही जानती है, और ये लेटर उसी लैंग्वेज में लिखा गया है। अब नेड ने कहा, क्या तुम इसे पढ़ सकती हो अभी भी? कैटलिन ने कहा, हाँ। फिर हमें इससे पढ़ के बताओ। अब मास्टर लुइन नीचे की तरफ झुके और कहा, शायद मुझे चला जाना चाहिए माय लॉर्ड। इस पर कैटलिन ने कहा, नहीं, हमें तुम्हारे कंसल की जरूरत पड़ेगी, तुम यहीं पे रुको। काफ़ी देर से कैटलिन उन लेटर्स को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। इस पर नेड ने थोड़ा गुस्से में कहा, क्या कर रही हो तुम कब से? अब कैटलिन दूर जाकर थोड़ी सी आग लगाती है। इन सब चीज़ों से नेड थोड़ा परेशान हो गया था। अब वो भी विंडो से हटकर कैटलिन के पास में आया और उसे अपने हाथ में पकड़ा और शांति से बोला, माय लेडी, हमें बताओ आखिर क्या मैसेज जिसके अंदर? कैटलिन ने लंबी सांस लेकर कहा, एक वार्निंग है जिसको सुनने के लिए हम सभी को गुर्दे चाहिए। नेड को उस लेटर पर लिखा हुआ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उसने उसका चेहरा देखते हुए कहा, वाह चलो आगे बताओ। लाइसा का कहना है जॉन एरन मरे नहीं है, उन्हें मारा गया है। इस पर नेड की अंगुलियों ने कैटलिन के हाथ को कसकर पकड़ लिया और कहा, पर किसने मारा? अब वह बोली, उन लेनिस्टर्स ने और उस क्वीन ने। इस पर नेड ने कैटलिन की बाह से अपना हाथ हटा दिया। इतनी देर से टाइट पकड़ने की वजह से कैटलिन के बाह पर गहरे लाल निशान हो गए थे। अब नेड बोला, अरे भगवान, तुम्हारी बहन दुख से पागल हो रही है, वो जानती भी नहीं है वो क्या कह रही है। कैटलिन ने कहा, नहीं, वो जानती है, मैं लाइसा को अच्छी तरीके से जानती हूँ। उसने इस पूरे लेटर को अच्छे से प्लान किया और हर चीज़ को छिपा कर लिखा। इस बात का तो उसको भी अंदाजा था, अगर ये लेटर गलत हाथों में पहुंच जाता तो उसको भी मार दिया जाता। और अगर उसने इतना रिस्क लेकर लिखा है तो इसका कुछ न कुछ तो मतलब जरूर निकलता है। अब कैटलिन बड़ी आशा से नेड की तरफ देखते हुए कहा, नेड, अब तुम्हारे पास में सच में कोई चॉइस नहीं है। तुम्हें रॉबर्ट का राइट हैंड जरूर बनना चाहिए और साउथ में जाकर पता लगाना चाहिए आखिर इस सब की सच्चाई क्या है।
अब वो काफ़ी देर से नेड को एकटक देखे जा रही थी, इसलिए नेड को उत्तर में कुछ कहना ही था और उसने कहा, सच्चाई केवल एक है और वो मुझे पता है कि मुझे यहीं पे रहना चाहिए। साउथ कपटी लोगों का अड्डा है और सबसे बेहतर होगा मैं वहाँ पर जाने से अवॉइड करूँ। अब मास्टर लुइन ने अपने गले में पड़ी हुई चेन को सही किया और शांति से कहा, माय लॉर्ड, हैंड ऑफ द किंग के पास में बहुत पावर होती है, इतनी पावर कि वो लॉर्ड एरे की डेथ का सच जान सके और जिस किसी ने भी उनको मारा है उनको किंग के जस्टिस तक ला सके। और हैंड ऑफ द किंग ही वो है जो लेडी लाइसा और उनके सन को प्रोटेक्ट कर सके, अगर ये सब बातें सच है तो। अब इन दोनों के ऐसे रिप्लाई से नेड इधर उधर बेड चैम्बर में देखने लगा और काफ़ी हेल्पलेस महसूस करने लगा। इतने में केटलिन ने कहा, तुमने कहा रॉबर्ट तुम्हारे भाई की तरह है और उससे भी ज़्यादा, तो क्या तुम अपने भाई को लेनिस्टर्स के साथ में छोड़ दोगे ऐसे ही? अब नेड ने खिड़की की तरफ देखा और बुदबुदाते हुए कहा, अगर मैं वहां पर चला गया तो वो लोग तुम दोनों को लेकर चले जाएंगे। अब नेड पीछे की तरफ मुड़ा और विंडो के पास में जाकर खड़ा हो गया। न अब केटलिन ने कुछ कहा और न ही मास्टर ने। कमरे में काफ़ी शांति छा गई। वे दोनों वेट कर रहे थे एडार्ड स्टार के किसी रिप्लाई का। वे दोनों जानते थे नेड का रिप्लाई एक फेयरवेल की तरह होगा जो नॉर्थ और विंटरफेल को छोड़ने के लिए होगा। काफ़ी देर तक वो खिड़की में देखने के बाद में पीछे की तरफ मुड़ा। उसकी आवाज़ काफ़ी भारी और थकी हुई थी। उसकी आंखों में हल्के आंसू भी थे। उसने दर्द भरी आवाज़ में कहा, मेरे फादर एक बार साउथ में गए किंग से किसी आंसर का पता करने के लिए, लेकिन वे वापस कभी घर पे नहीं आए। मास्टर लुइन ने झुककर कहा, वो एक अलग टाइम था और एक अलग किंग। अब नेड थोड़े अनमने मन से बोला, हाँ। अब वो पास में पड़ी हुई चेयर पर बैठ गया और केटलिन को ऑर्डर देते हुए कहा, केटलिन तुम्हें तो यहीं पे रहना चाहिए विंटरफेल में। केटलिन के लिए ये शब्द बिल्कुल वैसे थे जैसे किसी ने उसके सीने में आइस का बना हुआ खंजर घुसेड़ दिया हो। उसने अचानक डरते हुए कहा, नहीं, शायद ये कोई उसके लिए पनिशमेंट थी या फिर उसके दिमाग में एक ऐसा डर था जैसे वो कभी उसे वापस नहीं देख पाएगी। अब नेड ने उत्तर दिया, हाँ। नेड के ये शब्द किसी ऑर्डर की तरह थे, किसी बहस करने के लिए नहीं। अब नेड कहने लगा, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए नॉर्थ में जब तक कि मैं रॉबर्ट का हैंड बनकर वहाँ पर रहूँ। और हमेशा विंटरफेल में कोई न कोई स्टार्क्स होना चाहिए। इसलिए रॉब तब 14 साल का हो गया है, जल्दी वो एक आदमी बन जाएगा। उसे जल्द सीखना चाहिए कैसे रूल किया जाता है। उसको ये सिखाने के लिए मैं यहाँ पर नहीं होऊंगा। तुम उसे अपनी काउंसिल्स में लेना जिससे वो सीख पाए आखिर ये सब कैसे काम करता है, और उसे रेडी करो क्योंकि उसका टाइम जल्द आने वाला है। मास्टर लुइन थोड़े बुदबुदाते हुए कहने लगे, भगवान करे ये टाइम सालों तक नहीं आए। अब नेड मास्टर की तरफ देखते हुए कहने लगा, मास्टर लुइन, मैं तुम पर उतना ही भरोसा करता हूँ जितना खुद पर करता हूँ। तुम मेरी वाइफ के हर छोटे और बड़े काम में हेल्प करोगे और इसे अपने सजेशंस दोगे। मेरे सन को वो सब सिखाओगे जो उसको सीखना चाहिए या फिर जो उसके काम आएगा। और विंटर इज कमिंग, सर्दियाँ जल्द आने वाली हैं। मास्टर लुइन ने दुख में हाँ में सिर हिलाया। अब पूरे कमरे में शांति छा गई। ये शांति तब तक बनी रही जब तक केटलिन ने अपने अंदर थोड़ी हिम्मत और ढाढ़स को बांधा और उसने नेड से ये सवाल पूछा, हमारे बच्चों का क्या होगा? अब नेड थोड़ा सोचते हुए खड़ा हुआ और केटलिन के पास में गया और उसे कसकर पकड़ लिया। रिकन काफ़ी छोटा है, उसे तुम्हारे और रॉब के साथ में यहीं पर रहना चाहिए। बाकी सबको मैं अपने साथ में लेकर साउथ में चला जाऊंगा। केटलिन रोने लग गई। उसने कहा, मैं इतना सारा दुख एक साथ नहीं झेल पाऊंगी। इस पर नेड बोला, तुम्हें ये सब झेलना सीखना ही होगा। ये तो अभी क्लियर हो गया है, सांसा और जोफ्री इनकी किसी न किसी दिन शादी हो जाएगी और हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे किंग हमारे ऊपर शक करे। आर्या भी वहाँ पर रहकर यह सब सीख जाएगी कि वहाँ पर कैसे रहा जाता है, क्योंकि कुछ एक सालों में उसकी भी जल्द शादी होने वाली है। अब केटलिन सोचने लगी, सांसा तो किसी लेडी की तरह है, वह वहाँ पर जाकर शाइन करेगी साउथ में, लेकिन भगवान ही जाने आर्या का क्या होगा। आर्या तो काफ़ी नालायक है। लेकिन जैसे उसके दिमाग में ब्रान का आया, वह जोर से चीखी, नेड प्लीज ब्रान को मेरे पास में छोड़ दो। वह तो केवल अभी 7 साल का ही है, उसे यहीं पे विंटरफेल में रहने दो। अब नेड लंबा सोचते हुए कहने लगा, मैं भी केवल 8 साल का था जब मेरे फादर ने मुझे एरे में भेज दिया, और आज ही सुबह सर रोड्रिक ने मुझे बताया है कि रॉब और प्रिंस जोफ्री की इतनी अच्छी बनती नहीं है और ये हम सब के लिए अच्छा नहीं है। ब्रान इन दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह बन सकता है। ब्रान काफ़ी स्वीट बॉय है, जल्दी हंस लेता है, जल्दी से किसी को भी पसंद आ जाए,
अगर वो यंग प्रिंस जोफ्री के साथ में बचपन से रहा तो वो और जोफ्री काफ़ी अच्छे दोस्त बन सकते हैं, जैसे कि मैं और रॉबर्ट अभी हैं। और इस तरह नॉर्थ हमेशा हमेशा के लिए सेफ रहेगा। कैटलिन भी जानती थी कि नेड ये सब सही कह रहा है, लेकिन इतना सारा दुख वो भी एक साथ में झेलना इसके लिए आसान नहीं था। और वो जल्द ही अपने परिवार के 4 लोगों को खो देगी, आर्या, सांसा और इसका पति नेड, और सबसे छोटा और सबसे प्यारा ब्रान। विंटरफेल में केवल ये, रॉब और रिकन ही रह जाएंगे। अभी से वो इतने बड़े विंटरफेल को खाली महसूस करने लग गई। पर कुछ देर बाद में उसने अपने आंसू पोंछकर हिम्मत से कहा, उसको दीवारों से दूर रखना। तुम तो जानते ही हो ब्रान को दीवारों पर चढ़ना कितना पसंद है। उसको हमेशा उनसे दूर रखना। अब नेड ने कैटलिन की आंखों से आंसू आने से पहले ही उनको चूम लिया और शांति से कहा, थैंक यू माय लेडी। मैं जानता हूँ ये सब कितना हार्ड है, लेकिन ये सब जरूरी है। पीछे खड़े मास्टर लुइन ने शांति से पूछा, पर माय लॉर्ड, जॉन स्नो का क्या होगा? जॉन नाम सुनते ही कैटलिन के मन में थोड़ी कड़वाहट आ गई। उसने नेड को थोड़ा पीछे धक्का दे दिया। नेड भी कैटलिन के मन में आ रहे गुस्से को महसूस कर सकता था। वेस्ट्रोस में बास्टर्ड करना कोई बड़ी बात नहीं है। कई लोगों के बास्टर्ड होते हैं, और इस चीज़ के बारे में कैटलिन को अपने बचपन से पता था। इसलिए वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुई जब नेड वॉर कैंपेन पर गया था और उसकी शादी के 1 साल में ही नेड के एक बास्टर्ड लड़का हुआ। नेड जब अपने वॉर कैंपेन के लिए साउथ में गया था, तब कैटलिन विंटरफेल की बजाय अपने पिता के घर यानी कि रिवररन में रहती थी। तब उसके सबसे बड़े लड़के रॉब का जन्म हो चुका था, लेकिन रॉब काफ़ी छोटा था, एक दूध पीने वाला बच्चा। कैटलिन को अभी भी याद है, उस टाइम उसको बाहर में गए हुए पति से ज़्यादा अपने छोटे से बच्चे की चिंता रहती थी हमेशा। उसने अपना मन बना लिया था, जैसा भी नेड वॉर कैंपेन से वापस घर पे आएगा, वह उसे वैसा का वैसा ही स्वीकार कर लेगी और हमेशा के लिए भूल जाएगी कि नेड के कोई बास्टर्ड भी हुआ था वॉर में। कई लोगों के बास्टर्ड होते हैं, लेकिन स्टार्क्स कोई आम आदमी नहीं। नेड ने अपने बास्टर्ड के साथ में ऐसा व्यवहार किया जैसे कि कोई सोच भी नहीं सकता। नेड उस बास्टर्ड को अपने वॉर कैंपेन के बाद में अपने साथ में घर पे लेके आया और पूरे नॉर्थ को बताया कि ये मेरा लड़का है। कैटलिन को लगा था नेड भी बाकी लॉर्ड्स की तरह अपने बास्टर्ड को वहीं कहीं पे छोड़ देगा और वापस विंटरफेल आ जाएगा। जब नेड विंटरफेल आया, तभी कैटलिन भी रिवररन से विंटरफेल आई थी, और तभी जॉन और उसकी दाई माँ ये भी विंटरफेल आए। इन सब चीज़ों ने थोड़े दिनों के लिए कैटलिन को अंदर से तोड़ के रख दिया। नेड ने विंटरफेल आकर उस बास्टर्ड की माँ के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। उसने एक भी शब्द नहीं बताया किसी को इस बारे में। लेकिन इतने बड़े विंटरफेल में कोई भी चीज़ इतनी सीक्रेट नहीं रह सकती। वहाँ पर धीरे धीरे इस बारे में बातें बननी शुरू हो गई। कैटलिन ने ये अफवाहें उन औरतों से सुनी जिनके पति नेड के साथ में वॉर में गए थे। धीरे धीरे ये बातें कैटलिन के कानों तक भी पहुंचने लग गई। इन बातों में उन सोल्जर्स ने अपनी पत्नियों को बताया था कि ये लोग जब वॉर में गए थे तब इनका सामना होता है सर आर्थर डेन से, जिनको स्वॉर्ड ऑफ मॉर्निंग भी कहा जाता है। वो वेस्टरोस के सबसे डेडलिएस्ट नाइट में से एक थे और किंग्स गार्ड मेड किंग एरे टायरगेरियन के। लेकिन किस तरह एक सिंगल कॉम्बैक्ट में नेड ने उनको पूरी तरह से हरा दिया, उनको एक झटके में पूरा काट दिया। इसके बाद में नेड ने सर आर्थर डेन की तलवार को एक निशानी के रूप में ले लिया और उनकी बहन के पास में गया, जो कि डॉन राज्य के स्टारफॉल किले के अंदर वेट कर रही थी। उसका नाम लेडी आशारा डेन है, जो काफ़ी लंबी और खूबसूरत है, और उसकी वॉयलेट आइज किसी को भी उसकी तरफ अट्रैक्ट कर दे। सैनिकों का कहना है इसके बाद में कुछ दिनों तक नेड और आशारा डेन उसी किले के अंदर रहे, और इन सब का रिजल्ट ये बास्टर्ड है। कैटलिन ने भी एक बार बड़ी हिम्मत करके नेड स्टार्क से इस बारे में एक रात को पूछ ही लिया कि आखिर सच क्या है। इतने सालों में नेड को केवल कैटलिन पर एक ही बार गुस्सा आया, और वो भी उस दिन। कैटलिन पूरी तरीके से उससे डर गई और अंदर तक कांपने लग गई। नेड ने कहा, नेवर आस्क मी अबाउट जॉन। जॉन के बारे में मुझसे कुछ मत पूछो। ये शब्द बिल्कुल किसी आइस की तरह थे। उसने कहा, ही इज माई ब्लड एंड दैट्स ऑल यू नीड टू नो। वो मेरा खून है और यही तुम्हारे जानने लायक है बस। फिर थोड़ी देर बाद में नेड ने कैटलिन से शांति से पूछा कि आखिर तुमने उस लड़की का नाम कहाँ से सुना। कैटलिन काफ़ी डर गई थी और वो रोने लग गई। उसने नेड को बताया कि ये सारा उसने उन सोल्जर्स की पत्नियों से सुना है। पता नहीं नेड ने उस दिन क्या किया, जो विंटरफेल में इस तरह की अफवाहें उड़नी सारी बंद हो गई, और उस दिन के बाद में आशरा डेन का नाम वापस विंटरफेल में कभी सुनाई नहीं दिया। जॉन की मदर जो कोई भी हो, लेकिन नेड ने कैटलिन को इतना अच्छा से रखा कि उसको कभी फील ही नहीं होने दिया इनके बीच में कोई और भी थी। कैटलिन भी वापस नेड को अपने पूरे हार्ट से प्यार करने लग गई।
लेकिन उसने कभी भी जॉन को पसंद नहीं किया। वह उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। उसे लगता था नेड अगर इससे दूर वापस कभी गया तो वो वापस बहुत सारे बास्टर्ड अपने साथ में लेके आएगा और उन्हें वो झेल नहीं पाएगी। वह जॉन को बिल्कुल देखना नहीं चाहती थी, लेकिन जॉन का पूरा बचपन इसके सामने ही बीता और वो इसके सामने ही विंटरफेल में बड़ा हुआ। जैसे जैसे जॉन बड़ा हुआ वह नेड की तरफ काफ़ी ज़्यादा दिखता था। इतना तो इसके खुद के लड़के भी नहीं दिखते थे। ये चीज़ उसको अंदर तक दिल से काटती थी और वह काफ़ी जलती थी इस चीज़ से। अब उसने चिल्लाकर नेड से कहा, जॉन मस्ट गो, जॉन को यहाँ से चला जाना चाहिए। नेड ने कहा, रॉब और जॉन तो काफ़ी अच्छे दोस्त थे, उनकी काफ़ी बनती है। मैं सोचता हूँ रॉब और उसको तो। अभी उसने अपनी बात कंप्लीट ही नहीं की थी कि बीच में कैटलिन बोल पड़ी, जॉन किसी भी हालत में यहाँ पर नहीं रह सकता। ये शब्द नेड के दिल को अंदर तक काटे जा रहे थे। अब कैटलिन ने कड़क आवाज़ में कहा, वह तुम्हारा लड़का है, मेरा नहीं, मैंने उसको जन्म नहीं दिया है। कैटलिन भी जानती थी ये शब्द काफ़ी कठोर है, लेकिन यही सच्चाई है जो उसके दिल में है। नेड को पता था वो जॉन को यहाँ पर विंटरफेल में रखकर काफ़ी मुश्किल में डाल देगा उसको। अब नेड ने बड़ी आस के साथ में कैटलिन की तरफ देखा और कहा, तुम जानती हो मैं उस लड़के को अपने साथ में साउथ में नहीं ले जा सकता। वहाँ पर उसकी कोई जगह नहीं है, क्योंकि उस लड़के के नाम में बास्टर्ड है। वहाँ पर वो कपटी लोग इसका मजाक उड़ाएंगे और ये उसको झेल भी नहीं पाएगा। इसको अंदर तक गला देंगे वो लोग। लेकिन पता नहीं कैटलिन ने आज कौन सा कवच पहन रखा था जिससे नेड की बातें उसके दिल तक जा ही नहीं रही थी। उसने कड़वाहट में कहा, मैंने सुना है तुम्हारे दोस्त रॉबर्ट के तो 1 दर्जन पर बास्टर्ड है, क्यों नहीं तुम भी अपना मास्टर वहाँ पर लेके चले जाते। अब नेड ने चिल्लाकर कहा, लेकिन उनमें से एक भी वहाँ पर किंग्स लैंडिंग के कोर्ट में नहीं दिखता है। पता नहीं वो लेनिस्टर वुमेन उन बास्टर्ड के साथ में क्या करती है। पर कैटलिन तुम इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हो? जॉन स्नो वो तो अभी तक एक छोटा सा लड़का है। कैटलिन के ऐसे जवाबों को सुनकर नेड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो कैटलिन को बहुत ज़्यादा और बहुत बुरा डांटने वाला था, लेकिन बीच में मास्टर लुइन ने रोक दिया। मास्टर लुइन बोले, मेरे पास में एक और सॉल्यूशन है। उनकी आवाज़ काफ़ी शांत थी। उन्होंने कहा, आपका भाई बेंजन स्टार्क कुछ दिनों पहले ही मेरे पास में आया और उसने जॉन के बारे में बताया मुझे। जॉन भी नाइट्स वॉच को ज्वाइन करना चाहता है, वो भी अपने पूरे दिल से, और वो भी अभी भी। इस बात से नेड काफ़ी शॉक्ड हो गया। उसने कहा, क्या कहा तुमने? जॉन नाइट्स वॉच को ज्वाइन करने की बात कर रहा है? कैटलिन ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। नेड अपने दिमाग में इस बारे में सोचने लगा। वह जानता था कैटलिन से इस बारे में पूछेगा तो कैटलिन का जो भी रिप्लाई होगा वह सुनकर नेड को उल्टा और ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। बेंजन स्टार्क वो भी नाइट्स वॉच में है और न उसके कोई लड़का हो सकता है, न उसकी कोई वाइफ, न उसकी कोई फैमिली। जॉन उसके लिए एक बच्चे की तरह हो सकता है। और वैसे भी इस दुनिया में जॉन के लिए बाकी और कोई जगह ही नहीं है नाइट्स वॉच के अलावा। मास्टर लुइन बोले, वॉल पर काम करने में काफ़ी ऑनर है महाराज। अब नेड मन ही मन कुछ सोचते हुए धीरे से बोला, हाँ, नाइट्स वॉच ही एक एकमात्र जगह है जहाँ पर बास्टर्ड कोई अच्छी ओहदे पर जा सकता है। पर अभी भी उसकी आवाज़ थोड़ी चिंता में थी। अब उसने कहा, जॉन तो अभी काफ़ी छोटा है। अगर वो थोड़ा बड़ा हो जाता, एक आदमी जितना, और फिर नाइट्स वॉच के बारे में मुझसे पूछता तो मैं उसको जानने के लिए कह भी सकता था। लेकिन अभी तो वो केवल 14 साल का एक लड़का है। इस पर मास्टर लुइन ने कहा, हाँ, ये काफ़ी हार्ड सेक्रीफाइस होगा, लेकिन ये ज़रूरी भी है। और टाइम ख़राब से ख़राब आता जा रहा है। माय लॉर्ड और महारानी, जैसे आपको भी एक दूसरे से और परिवार से दूर रहना पड़ रहा है, वैसे ही जॉन को भी काफ़ी सारी मुसीबतों को झेलना पड़ेगा। लेकिन ये सब ज़रूरी है। कैटलिन को इन बातों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वह केवल अपने 3 बच्चों के बारे में सोच रही थी जो उससे दूर होने वाले हैं, आर्या, सांसा और छोटा सा ब्रांड। अब नेड भी थोड़ा सा रुआसा होकर उस विंडो से पीछे की तरफ मुड़ा और एक लंबी सांस लेकर कहा, अच्छा मास्टर लुइन, जॉन के लिए यही सबसे अच्छा रहेगा। इस बारे में मैं अपने छोटे भाई बेन से बात कर लूँगा। माय लॉर्ड, जॉन को इस बारे में मैं कब बताऊँ? नेड ने लंबी सांस लेकर कहा, हाँ, उससे पहले कुछ तैयारियाँ हो जाए। अब कुछ ही दिन बचे हैं, हम सब एक दूसरे से दूर होने वाले हैं। जॉन को भी अपने आखिर के दिन अच्छे से एंजॉय करने दो। जल्दी समर ख़त्म हो जाएगा और जॉन का बचपन भी। वह जल्दी एक नाइट्स वॉच का बहादुर सिपाही बन जाएगा। जब सही समय आ जाएगा तब मैं उसे खुद ब खुद बता दूंगा, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये कैटलिन वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है और एक मिस्ट्री बन के रह जाती है कि वो वुडन बॉक्स आखिर रखा किसने वहाँ पर। मतलब कि इस बात से एक चीज़ तो फिक्स हो गई, कोई किंग्स पार्टी यानी कि रॉबर्ट के हुजूम के अंदर है, जो कि लाइसा से मिला हुआ है। और अब वो कौन है वो तो आगे की स्टोरी में पता चलेगा अपन को।
तो कैटलिन वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है और अगला चैप्टर है आर्या का। तो तुमने यहाँ तक वीडियो देखा, इसका मतलब ऑडियो बुक्स पसंद तो है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में भी होगा कि आखिर ऑडियो बुक्स इतनी लेट लेट क्यों आती है और क्वालिटी इतनी कम क्यों है। तो उसका सारा रीजंस मैंने एक जो कमेंट में नीचे पिन कमेंट है उसके अंदर लिंक दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक कर देना। अगर तुम चैनल पर ढूंढोगे तो वो वीडियो मिलेगी नहीं, तो एक बार उसके ऊपर ज़रूर क्लिक कर दो।